सोचिए, एक बोतल जिसने दुनिया को नशा बेचा, एक ब्रांड जिसकी मुस्कुराहट के पीछे लाखों मजलूमों का खून है। हर सिप के साथ आप अनजाने में एक ऐसी मशीन को जिंदा रखते हैं जो इंसानियत को रोज़ रोज़ कुचलती है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये है वो सच जो कोका कोला कभी नहीं चाहता कि आप जानिए। तैयार हो जाएं, जब आज हम उठाएंगे कोका कोला के इस मिठास के पीछे छुपा काला सच। आगे इसी वीडियो में आप सच्चाइयों से पर्दे उठते देखेंगे, यकीनन आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। विजनरी मीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से आपका खुशामदीद। नाजरीन, कोका कोला हर साल अपनी एडवर्टाइजिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन कोका कोला ने कभी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली नहीं बेचा। वो बेचते हैं एक आइडिया, खुशी, साथ और हारमोनी का। लेकिन असल कहानी कुछ और है। 1880s में जब लोग डॉक्टर से मायूस हो गए तो होम रेमेडीज़ का क्रेज़ चला। इसी दौरान जॉन पेम्बरटन एक जंग में ज़ख्मी होने के बाद मॉर्फिन एडिक्ट बन गए। उसने एक ड्रिंक की ट्राई की, विनमैरिन, जिसमें वाइन और कोकीन था। उस ड्रिंक ने उसे रिलीफ दिया और वो खुद एक केमिस्ट था, तो उसने अपनी वर्जन बनाई फ्रेंच वाइन कोका। ये ड्रिंक भी एडिक्टिव थी, लेकिन उस वक्त किसी ने हेल्थ रेगुलेशंस की परवाह नहीं की। जब अल्कोहल बैन हुआ तो उसने वाइन हटा के कार्बोनेटेड वाटर और ज़्यादा शुगर डाल दी, और यूँ जन्म हुआ कोका कोला का। जॉन पेम्बरटन ने जब वाइन को अपने ड्रिंक से निकाला तो उसे नए नाम की ज़रूरत थी। उसके बुक कीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया कोका कोला, जिसका नाम कोका लीफ, जिसमें कोकीन होती थी, और कोला नट, जिसमें कैफीन होती है। आज तक कंपनी कहती है कि उनके ड्रिंक में कभी कोकीन नहीं थी, लेकिन हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। 1929 तक कोका कोला ने कोकेन को कम्प्लीटली फार्मूले से निकाल दिया। शुरुआत में पेम्बरटन इसे एक हेल्थ टॉनिक के तौर पर बेच रहा था, जो हेडेक्स और डाइजेशन में मदद करता, लेकिन मार्केट में ऐसे हज़ारों टॉनिक्स थे, इसलिए कोका कोला अलग नहीं दिखा। $1888 में पेम्बरटन की वफ़ात के बाद एसा चैंडलर ने कंपनी को US $2300 में खरीदा और धीरे धीरे बाकी शेयर्स भी ले लिए। और बाद में चैंडलर ने अर्ली रिकॉर्ड्स चला दिए, शायद अपने ट्रैक्स छुपाने के लिए। लेकिन चैंडलर ने मार्केटिंग जीनियस दिखाया। उसने हर जगह कोका कोला का नाम लिखवा दिया, बार्न्स, बिलबोर्ड्स और शॉप्स। फिर उसने फार्मेसीज का रेगुलर कस्टमर्स को फ्री कूपन्स भेजने शुरू किए। आइडिया ये था कि एक बार लोग पी लेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने कोका कोला को सिर्फ मेडिसिन के तौर पर बेचना बंद कर दिया और इसे एक एंजॉयबल कोल्ड ड्रिंक बना दिया जो हर कोई पी सकता है। ये मूव कोका कोला को पेशेंट मेडिसिन इंडस्ट्री की बदनामी से अलग कर गया। मार्केटिंग में मूवी स्टार्स, एथलीट्स और सेंटा क्लॉज का यूज़ करके कोक ने अपने इमेज को होलसम और फैमिली फ्रेंडली बनाया, और यूं एक एम्पायर का आगाज़ हो गया। कोका कोला ने मार्केटिंग को एक आर्ट बना दिया। 1930s में उन्होंने क्रिसमस ऐड शुरू किए, जहाँ सेंटा क्लॉज हमेशा कोक पकड़े होते। इससे बचपन में कोका कोला और खुशी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। उन्होंने कोका कोला गर्ल्स जैसे ग्लैमरस एड्स इंट्रोड्यूस किए, जहाँ अट्रैक्टिव वुमन कोक के साथ दिखाई जाती थी। आज सेक्स अपील मार्केटिंग का क्लिंच है, लेकिन कोक ने इसका ट्रेंड शुरू किया। सुपरमार्केट्स में लोगों की मूवमेंट और ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट बनाया, जिससे उनके एड्स मोस्ट विजिबल जगहों पर लगाए जा सके। नई टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो और टीवी आए तो कोक ने तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि हर मीडियम पर उनकी प्रेजेंस हो। शुरू में कोक सिर्फ सोडा फाउंटेन्स में मिलती थी, जहाँ सिर्फ सिरप सप्लाई किया जाता था और पानी लोकल वेंडर्स मिलाते थे। ये चीप और एफिशिएंट सिस्टम था। लेकिन फिर 1899 में दो लॉयर्स, बेंजामिन और जोसेफ, ने कोक को बोटल्ड करने का आइडिया दिया। ऐसा चैंडलर इस आइडिया को फुली समझा, लेकिन रिस्क इन लॉयर्स ने उठाया और सिर्फ $1 में बॉटलिंग राइट्स ले लिए। जब बोटल्ड कोक सुपर हिट हुई तो कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक बड़ी दिक्कत भी सामने आई। चैंडलर ने कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सपायरी या प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज नहीं रखा था। रिजल्ट ये निकला कि कोक डिकेड्स तक बॉटलर्स को चीप रेट पर सिरप सप्लाई करता रहा, चाहे रॉ मटेरियल्स का रेट बढ़ गए हों। इस वजह से बाद में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉसूट्स और बायबैक्स होने लगे। फिर भी अर्ली 90s में कोक अनस्टॉपेबल था, और इसकी सक्सेस का सबब प्रोडक्ट नहीं, मार्केटिंग थी। हर साल ज़्यादा पैसा एड्स पर लगाते और हर साल उनकी सेल्स ऊपर जाती।
जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो शुगर रेशनिंग का रूल आया, लेकिन कोका कोला ने क्लेम किया कि उनका ड्रिंक एक एसेंशियल वार टाइम प्रोडक्ट है। लॉबिंग और गवर्नमेंट को फंड किए गए 22 स्टडीज़ के जरिए उन्होंने एक कोका कोला एग्जीक्यूटिव को रेशनिंग बोर्ड पर बिठा दिया, जिसके बाद कोक को शुगर रेशनिंग से एग्जम्पशन मिल गई, जबकि दूसरी कंपनीज को शुगर का यूज़ कम करना पड़ा। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया, एवरी मैन इन ड्रिंक फॉर्म विल गेट कोक फॉर 5 सेंट्स नो मैटर द कॉस्ट। ये गुडविल स्ट्रैटेजी थी। शॉर्ट टर्म लॉसेस के बावजूद सोल्जर्स और सिविलियंस के दिल में कोक का परफेक्ट इमेज बन गया। उन्होंने वार टाइम एड्स लाए जहां सोल्जर्स कोक के साथ दिखाए गए। साथ ही कोक ने गवर्नमेंट के पैसों से 64 बॉटलिंग प्लांट्स ओवरसीज इंस्टॉल करवाए, ये कह कर के ये सोल्जर मोराल के लिए हैं। रियलिटी में ये था कि ये गवर्नमेंट फंडेड एक्सपेंशंस थी। टेक्नीशियंस जो कोक प्लांट्स लगाते थे उन्हें टैंक्स रिपेयर करने वालों के बराबर इंपॉर्टेंट समझा गया। ये बॉटलिंग प्लांट्स ने कोक को ग्लोबल बना दिया। सोल्जर्स ने कोक को लोकल लोगों से शेयर किया और कोक हर कॉन्टिनेंट पर पहुंच गया। आज सिर्फ क्यूबा और नॉर्थ कोरिया ये 2 वाहिद ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कोक नहीं मिलता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी में कोक का सिरप इंपोर्ट नहीं हो सका था तो कोक के जर्मन हेड मैक्स नीथ ने एप्पल फाइबर और फूड स्क्रैप से एक नई ड्रिंक बनाई जिसका नाम रखा गया फैंटा। यह ड्रिंक नाजी जर्मनी में बड़ी हिट बन गई। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस प्रोडक्शन में कंसंट्रेशन कैंप फोर्स लेबर भी शामिल था। जंग के बाद फैंटा का सारे प्रॉफिट्स कोका कोला यूएस हेडक्वार्टर्स गए और मैक्स नीथ को प्रमोशन मिल गई। 1955 तक फैंटा दुनिया के कई मुल्कों में बिक रही थी। कोका कोला ने हमेशा अपने वार टाइम नाजी इन्वॉल्वमेंट से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन यही चैप्टर उनके ग्लोबल एक्सपेंशन में की था। 1933 में कोक को चांस मिला पेप्सी का बिजनेस सिर्फ $50,000 में खरीदने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में जब पेप्सी ने कोला शब्द का इस्तेमाल किया तो कोक ने उन पर लॉ सूट किया, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोला एक जेनेरिक टर्म है। इसके बाद कोक और पेप्सी की मार्केटिंग वार शुरू हो गई। 1975 में पेप्सी ने लॉन्च किया पेप्सी चैलेंज, जहां ब्लाइंड टेस्ट में ज़्यादा लोग पेप्सी को पसंद करने लगे। कोक के अपने टेस्ट ने भी ये प्रूव किया कि पेप्सी स्लाइटली प्रेफर्ड थी और कोक का मार्केटिंग शेयर गिरता गया। कोका कोला ने सीक्रेटली अपने फार्मूले को बदलने का फैसला किया। उन्होंने न्यू कोक इंट्रोड्यूस किया जो टेस्ट में पेप्सी और ओरिजिनल कोक दोनों से बेहतर परफॉर्म करता था। लेकिन जैसे ही न्यू कोक लॉन्च हुआ, पब्लिक आउटरीच शुरू हो गया। हर दिन हज़ारों कंप्लेंट्स कोक के ऑफिसेज में आने लगे। स्टेडियम्स में न्यू कोक के एड्स को बुक किए गए। ये लोग कह रहे थे, यू हैव टेकन अवे माई चाइल्डहुड। कोक ने समझा था कि ये लोग एवेंचुअली न्यू कोक को पसंद करेंगे, बट ये ब्रांडिंग डिसास्टर बन गया। लोगों के लिए कोक सिर्फ टेस्ट नहीं, एक नॉस्टैल्जिक आइकन था। इस वजह से उनको ओरिजिनल फार्मूला वापस लाना पड़ा, जिसे कोका कोला क्लासिक कहा गया। जैसे ही क्लासिक वापस आई, सब गुस्सा खुशी में बदल गया। सेल्स बढ़ गई और ब्रांड लॉयल्टी और भी मजबूत हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब एक मार्केटिंग स्टंट था, लेकिन असल में ये कोक की एक मैसिव गलती थी। आयरनिकली इस गलती ने लोगों को ये याद दिला दिया कि ये वो कोक से कितना प्यार करते हैं। और सबसे अजीब बात, टेस्ट के मुताबिक न्यू कोक सबसे बेहतर था, फिर भी लोग ओरिजिनल कोक को चाहते थे। इससे साबित होता है कि कोक ने कभी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचा, उन्होंने एक फीलिंग बेची, दोस्ती, यादें और एक पुराना रिश्ता। इसलिए आज भी वो बिलियंस एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करते हैं टू कीप दैट फीलिंग अलाइव। तो दोस्तों, ये थी कोका कोला की कहानी, एक ऐसी ड्रिंक जो सिर्फ एक बेवरेज नहीं बल्कि एक ग्लोबली एम्पायर बन चुकी है। लेकिन जितनी भी फैसिनेटिंग इसकी मार्केटिंग हो या जितनी भी डीप इसकी हिस्ट्री हो, एक तल्ख हकीकत हम कभी नहीं भूल सकते। कोका कोला एक इस्राएली लिंक प्रोडक्ट है जिसका मुनाफा उन लोगों तक पहुंचता है जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। जैसे हमने और चीज़ों का बायकॉट किया, वैसे ही हमें कोका कोला को भी छोड़ना होगा, क्योंकि एक गिलास ठंडी कोक का मतलब हो सकता है किसी मजलूम का गर्म खून। आवाज़ उठाइए, फैसला कीजिए और बायकॉट कोका कोला का कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। अल्लाह हाफिज़।